हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसका वेट कर रहे हैं कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 20 अप्रैल तक भी आ सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फेलो स्टूडेंट हैं या हमारे जो कुछ एडुकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि जून में या जून के बाद आएगा रिज़ल्ट। तो अभी हम लोगों ने तो एसबीआई क्लर्क मेंस दे दिया है। जब रिज़ल्ट आना होगा आएगा। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो अभी अभी जो समय चल रहा है इस बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है और हम लोगों का जो एग्ज़ाम सेशन है वो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी वो समय है जब हम अ, जो हमारी जो अभी तैयारी है उसको हम तेज़ करके जहाँ जहाँ कमी है, जहाँ जहाँ हम लोग किसी भी सेक्शन में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की एकदम ज़रूरत है उसको सही कर सकते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का जब रिज़ल्ट आना होगा आएगा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिज़ल्ट है इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब जो आना होगा वो आएगा। मैं ये भी बात जानता हूँ कि इस बार एसबीआई क्लर्क में सीट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो है 5,000 या 6,000 तक इसमें सीट होती थी, लेकिन इस बार 8,000 प्लस है। तो अगर सीट ज़्यादा है तो जो एस्पिरेंट हैं उन्हें इस एग्ज़ामिनेशन से और इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है इससे उम्मीद भी काफ़ी है। तो वो लोग कुछ लोग हैं वो बहुत मतलब कि डेस्परेट हो रहे हैं कि कब आएगा रिज़ल्ट। लेकिन अच्छा ठीक है, जो लोग भी एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क का जो रिज़ल्ट आने वाला है कोई भी लोग जो बता रहे हैं वो एक अनुमान के आधार पे ही बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो डेट वो लोग बता रहे हैं उसी डेट में हमारा रिज़ल्ट आएगा। और अभी आरआरबी पीओ और आरआरबी पीओ और क्लर्क जो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाला है शायद 3 अगस्त से होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है। तो अभी जो है वो हम लोगों को नेक्स्ट जो एग्ज़ामिनेशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी तैयारी जो है उसको तेज़ करना चाहिए। क्योंकि पता है कि जैसे ही आरआरबी पीओ और क्लर्क से हम लोगों का बैंकिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हमें अपनी तैयारी को पुख्ता करने का मौका शायद ही मिलेगा। तो जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग जो हैं जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ मॉक ही करते रह जाते हैं या सिर्फ करेंट अफेयर्स मॉक यही करते रह जाते हैं और हमारी जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग को जो चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो अभी काफ़ी समय बचा हुआ है तो हमें चाहिए कि अपनी तैयारी हम लोग स्ट्रॉन्ग करें। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि 4 सेक्शन हैं। एक हो गया करेंट अफेयर्स, दूसरा हो गया क्वांट, तीसरा हो गया रीजनिंग और चौथा हो गया इंग्लिश। तो हमें चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना होगा। और तो इसी वजह से मैं भी जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था बिहार से। और मुझे भी उम्मीद है कि रिज़ल्ट कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक रिज़ल्ट हो ना जाए। कुछ अनुमान लगाना या उम्मीद रखना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स आईबीपीएस क्लर्क मेंस से उम्मीद लगा के रखे थे कि सीट बढ़ी है तो हमारा हो सकता है। लेकिन हम लोगों का नहीं हो पाया, जिसमें से मैं भी एक शामिल हूँ। क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस मैंने दिया था, मुझे उससे उम्मीद थी, लेकिन मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है उसका इंतज़ार नहीं करके हमें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और चारों जो सब्जेक्ट हैं और उसमें अगर हम कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो पांचों सब्जेक्ट को हमें साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी अगर कंप्यूटर नहीं भी करते हैं तो वो
ठीक है, लेकिन 4 सब्जेक्ट्स जो है उसको हमें अच्छा करना चाहिए। तो अगर हमें ये देखना है कि हम हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो मॉक टेस्ट हमारे पास हैं उसमें से कोई एक मॉक टेस्ट दे के देखें कि हमारा मार्क्स कितना आ रहा है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने भी बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस मॉक से आरआरबी पीओ का मॉक दिया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने टोटल स्कोर इसमें 42.25 किया, और इसमें जो मेरा परसेंटाइल है वो 84.13 है, और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 86.3 है। तो इससे ये देखने को मिलता है कि जैसे कि इसमें तो दो ही सेक्शन है, एक क्वांट है और दूसरा सेक्शन है रीजनिंग, लेकिन मेरी जो इसमें एक्यूरेसी है वो बहुत ख़राब हो गया है। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद कोई मॉक दिया है। तो जैसे ही हम लोग तैयारी करते रहते हैं, तो जब मॉक टेस्ट देते हैं या कुछ भी करते हैं तैयारी, तो वो एक लाइन पे आ जाती है, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर हम अपनी तैयारी बंद कर देते हैं, मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि सिर्फ क्वांट है और दूसरा सब्जेक्ट है आपको रीजनिंग, लेकिन फिर भी मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं है। तो मैंने सोचा क्या कि इस मॉक का एक एनालिसिस करता हूँ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे फेलो हैं स्टूडेंट, उनको भी काफ़ी मदद हो सकता है कि मिले, और जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनको तो काफ़ी मदद मिलेगा ही। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि मॉक देना एकदम ज़रूरी है, मैं भी बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मॉक देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक देने के बाद मॉक का एनालिसिस। अगर हम सिर्फ मॉक पे मॉक देते जाते हैं लेकिन मॉक का एनालिसिस करते ही नहीं है, तो मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मॉक का प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए, और कम से कम अगर एक मॉक देते हैं तो उसका जो एनालिसिस है वो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा के बीच हम लोगों को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो चलिए इस मॉक का मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ, और मैं कैसे करता हूँ एनालिसिस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये सही लगे तो ये भी बताइएगा, लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट इसमें मिस करता हूँ जो कि आप लोगों को लगे कि मुझे ये इंक्लूड करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि इस मॉक में देख रहे हैं कि मैंने स्कोर किया है 42.25, और इसमें परसेंटाइल है 84.13, और एक्यूरेसी है 86.3। तो इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों को ये देखना है कि दोनों सेक्शन में कितना कितना स्कोर किए हैं। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग, उसमें मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और जिसमें 19 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। और इसमें जो मार्क्स है मेरे वो है 17.75, और टाइम मैंने लिया है 23 मिनट 52 सेकेंड। तो टाइम वाइज तो सही है, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि 45 मिनट का ये होता है एग्ज़ाम, तो 25 मिनट एक सेक्शन को, 20 मिनट हम दूसरे सेक्शन को, या वैसे वर्षा हम लोगों को ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो टाइम वाइज तो मैं सही हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन बहुत कम अटैम्प्ट किया है, 24 क्वेश्चन। और 24 क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया है उसमें भी मैंने 5 रॉन्ग कर दिया है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेबल नहीं है। और क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट में मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, जिसमें 25 क्वेश्चन करेक्ट है, और टू जो है क्वेश्चन वो रॉन्ग है। और इसमें मेरा स्कोर बना है 24.5, और इसमें मैंने 21 मिनट 7 सेकेंड कंट्रीब्यूट किया है। तो टाइम वाइज सही है, टाइम वाइज ये सही है। और क्वांट में जो मेरा परसेंटाइल बना है वो 87.13 है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि रीजनिंग और क्वांट में जो है सेक्शन उसमें कितना कितना स्कोर है। तो इसके बाद एनालिसिस का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि जैसे मेरा स्कोर है इसमें 42.25, और परसेंटाइल है 84.13, और एक्यूरेसी है 86.3। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि अगर
अगर हम 100% एक्यूरेसी के साथ ये मॉक अगर मैं ये मॉक अटेम्प्ट करता तो मेरे कितने मार्क्स बन सकते थे। तो अगर समझिए ये देखने से ही एकदम क्लियर है कि अगर 100% एक्यूरेसी रहता तो मैंने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट जितना मैंने किया है, अगर मैंने उतना ही किया होता और एक्यूरेसी 100% होता तो परसेंटाइल ज़रूर इससे बेहतर हो सकता है। तो प्रैक्टिस मॉक में एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल सकता है, परसेंटाइल वर्सेज स्कोर। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि मैंने टोटल जैसे इसमें 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो 51 क्वेश्चन पे जाके देखेंगे कि 51 मार्क्स पे देखना है कि कितना परसेंटाइल बन रहा है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन पे ही 96 परसेंटाइल हो रहा है। तो ये देखने से हम लोगों को क्या क्लियर हो रहा है कि मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर उतना ही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता लेकिन एक्यूरेसी के साथ अगर मैं अटेम्प्ट करता तो 96 परसेंटाइल में इसमें स्कोर कर सकता था, जो कि बहुत अच्छा एक परसेंटाइल होता है। तो हमें एक्यूरेसी के बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए। और अगर जैसे इसमें देखिए कि मैंने 42.25 क्वेश्चन 42.25 मार्क्स से मैंने स्कोर किया है और मैंने 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और 51 मार्क्स पे अगर परसेंटाइल चेक किया जाए तो 96 है, और 51 से थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं 54 55 मार्क्स पे तो 98 परसेंटाइल होता है। तो यहाँ से हमें जो एक्यूरेसी है वो कितना मेजर रोल प्ले करता है ये देखने को हमें मिलता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है एनालिसिस का, उस पे चलने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक्यूरेसी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम देख रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करना है कि जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो फुल एक्यूरेसी के साथ हमें अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है एनालिसिस का, उसमें क्या करना है, हम लोगों को स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में अगर आए तो जैसे यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग में बता रहा है इक्वेशन कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने इक्वेशन जो है कंपैरिजन का उसका गलत किया है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और सिलोजिज्म में मैंने एक क्वेश्चन का गलत किया है, डायरेक्शन सेंस में मैंने एक गलत किया है, और ये और ऐसा है। और मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सही किया है, और इनइक्वलिटी सही है, कोडिंग डिकोडिंग भी सही है, मिक्सचर सही है, रेशियो प्रोपोर्शन एजेज कैसलेट बार ग्राफ नंबर सीरीज और मिक्स चार्ट सही है। और दोस्तों सबसे नीचे अगर देखा जाए तो ब्लड रिलेशन के जो 3 क्वेश्चन है उसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो एनालिसिस में ये होता है कि अब नेक्स्ट में हमें ये देखना है कि हमने तो देख लिया कि 6 to 7 क्वेश्चन मैंने गलत अटेम्प्ट किया है। तो हमें एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में ये देखना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन गलत किया है वो क्यों गलत किया है। देखिए क्वेश्चन गलत होने का 2 वजह हो सकता है। एक हो सकता है कि हमें कॉन्सेप्ट ना पता हो, और दूसरा है कि हम सिली मिस्टेक किए हों। तो इसमें क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, और सिली मिस्टेक अगर किए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा केयरफुल होके अटेम्प्ट करना है। तो अगर केयरफुल होके अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम इसको हम सुधार कर सकते हैं। और अगर इसमें कहीं पे कॉन्सेप्ट में लैक है तो उसको भी हमें क्लियर कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आए तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो और सही हम लोग करें और इसका बेनिफिट हम लोगों को मिले। तो नेक्स्ट जो पार्ट है एनालिसिस का वो है सॉल्यूशन में हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, और अगर जैसे कि सॉल्यूशन में चलते हैं तो जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है पहले उस पर चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है ऑर्डर कंपैरिजन का। इसमें देख सकते हैं कि मैंने रॉन्ग किया है। तो इसमें 2 चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसमें मैंने टाइम भी ज़्यादा ले लिया 98 सेकेंड, और मैंने इसको रॉन्ग भी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो जैसे कि ब्लड रिलेशन में मैंने 192 सेकेंड ले लिया, और इतना समय तो ले ही लिया, ऊपर से मैंने क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दिया। और टॉपर जो है ये क्वेश्चन 150 सेकेंड में ही बना रहे हैं। तो ये देखने से
हमें क्या लग रहा है कि मेरा ब्लड रिलेशन वीक है, तो हमें ब्लड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें 4-5 क्वेश्चन रोज़ 3 या 4 दिन तक ब्लड रिलेशन के अटेम्प्ट करने होंगे, तो जिससे हमारा ब्लड रिलेशन अच्छा हो सकता है। और उसके बाद ये सिलोलिज्म है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि मैंने सिली मिस्टेक किया हो या कॉन्सेप्ट वाइज हो, तो वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्या करना है, तो उसी तरह से इसको रेक्टिफाई हमें करना है। ये एक ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन का है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन कंपैरिजन में भी 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो एनालिसिस का ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन हमने गलत किया है पहले वो देखना है और रेक्टिफाई करना है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों किया। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ये देखना है कि बाकी जो क्वेश्चन मैंने सही किया है उसको देखना है। अगर हमने क्वेश्चन सही किया है और हो गया और हमें मार्क्स मिल गए, सिर्फ इतना ही काम नहीं है। उसके बाद हमें ये देखना है कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जो सही है उसमें मैंने कितना टाइम लिया। अगर जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम अगर लिया है, तो ये हमें देखना होगा कि ज़्यादा टाइम क्यों लगा और उसको रेक्टिफाई करके जितने टाइम में वो क्वेश्चन बनना चाहिए उतने टाइम में हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो कि सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं और करेक्ट क्वेश्चन को देखते ही नहीं है। नहीं दोस्तों, ये गलती हमें नहीं करनी है। जो करेक्ट हम लोगों ने बनाया है उसको भी देखना है कि क्या वहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड हम सेव कर सकते थे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको देखता हूँ और उसके बाद करेक्ट वाले को देखता हूँ, और उसमें अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो वो भी मैं देखता हूँ, और ये भी मैं देखता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से बनाया है। अगर मुझे लगता है और कि इससे कुछ बेहतर अप्रोच हो सकता है, तो जब मैं एनालिसिस करता हूँ तब मैं उस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो रॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद करेक्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं उसको देखना है। उसमें भी हमें 2 चीज़ देखना है कि अगर हमने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो इसका क्या वजह है। तो इसमें ये हो सकता है कि बेसिकली देखा जाए तो 2 ही वजह हो सकता है। एक ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लगा होगा और उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होगा कि उतने सेकंड में उतने मिनट में वो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है। तो जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, तो जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन उसमें से एक एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और ये देखना है कि ये अगर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है तो क्यों है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो इसमें 2 ही कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, और दूसरा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट तो पता हो लेकिन बाकी जो कोई और क्वेश्चन होगा डुएबल, उसमें मैंने वो डुएबल क्वेश्चन तो मैंने किया होगा, लेकिन मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए था लेकिन मैंने वहाँ पे 3 मिनट ले लिया हो। तो मुझे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनअटेम्प्टेड है, उसके लिए तो टाइम हमें शॉर्ट ही पड़ेगा। तो इस वजह से हो सकता है कि हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हों। तो बेसिकली ये है कि अगर एनालिसिस करना है तो पहले मैंने बताया ही कि पहले ये देख लेना है कि कितना स्कोर है, कितना है परसेंटाइल, एक्यूरेसी कितना है, और इसमें ये देख लेना है कि मैं जितना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है अगर उतना ही मैं अटेम्प्ट करता और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करता तो कितना परसेंटाइल हो सकता है। उसके बाद उसमें 2 या 3 मार्क्स और ऊपर ले जाकर हमें देखना है कि मैं कितना परसेंटाइल तक इसमें स्कोर कर सकता था। तो मैं जब भी नेक्स्ट मॉक दूंगा या हम लोग नेक्स्ट मॉक देंगे तो इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है। उसके बाद ये हो गया दोस्तों। उसके बाद ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने रॉन्ग किया है वो क्यों रॉन्ग किया है, इसको हमें रेक्टिफाई कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन करेक्ट है उस पर जाना है और उसमें भी देखना है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और उसके बाद अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस हमें करना है, उसको सॉल्व करना है। तो यही मेरे तरफ से एक वीडियो है जो कि एनालिसिस पार्ट पे है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि इसमें मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है जो कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए एनालिसिस में, तो ज़रूर आप लोग हम मेरे साथ भी ये शेयर करें, तो जिससे कि हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। तो
यही है कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का जब रिजल्ट आना होगा वो आएगा, तो हमें चाहिए क्या कि हम अपना समय जो है वो इस पे बर्बाद नहीं करें कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना होगा। ये अब हमारे हाथ में नहीं है, ये एसबीआई के हाथ में है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि एसबीआई के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि कितना सीट होगा, कब एग्ज़ाम होगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जैसे इस बार का एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो गया। तो मैंने तो हर एक जो 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 लोग अभी वीडियो बना रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे या कुछ भी बना रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ यही बोलते थे कि अक्टूबर में आएगा, तो इस डेट तक आएगा, इस डेट तक आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुछ पता था, सब अनुमान ही लगा रहे थे और कि आएगा। लेकिन जब एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन जब आना होता है तब तब आया। और जब ये नोटिफिकेशन आने वाला था तो किसी को ये नहीं पता था कि कितना वैकेंसी आएगा। तो सारे लोग यही बोल रहे थे कि 5,000 6,000 तक वैकेंसी आएगा। वो क्यों बोल रहे थे? प्रीवियस ईयर के डेटा पे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें 8,000 प्लस सीट था। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है यूट्यूब पे कि व्यूज़ के लिए वीडियो बनाया जाता है। और हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, मेहनत से एग्ज़ाम दिए हैं, तो हम लोग को भी काफ़ी उम्मीद होता है, तो हम लोग इस टाइप के वीडियो देखते हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ा एक दो वीडियो जो है जिनका एनालिसिस सही होता है उनका हमें वीडियो देख भी लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय इस पे कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। और हमें जो है वो नेक्स्ट जो एग्ज़ामिनेशन हम लोग देने वाले हैं उस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ क्लर्क, ये 6 एग्जामिनेशन तो श्योर एंड शॉर्ट है कि होगा ही होगा। हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस का भी एग्ज़ाम हो जाए। तो हमें अपनी तैयारी को तेज़ करना है और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको रेक्टिफाई करना है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मतलब यूट्यूब का अगर सही से हम लोग यूज करें तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। क्वांट, रीजनिंग और जीए सारा जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो वीडियोज़ हैं उसमें अब उससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहिए, पुख्ता करना चाहिए। जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर एसबीआई क्लर्क में अगर हमारा रिजल्ट हो जाता है तो सही है, अगर नहीं भी होता है तो कम से कम हम लोग एसबीआई क्लर्क के टाइम पे जितने प्रिपेयर थे उससे कम से कम कुछ ना कुछ बेहतर प्रिपेयर होके अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे। और हमें ये भी देखना है कि अभी अगर हम लोग एसबीआई क्लर्क का जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट आना चाहते हैं, ये तो एक मतलब कि क्लैरिकल पोस्ट है। और जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उनका मेन सपना तो पीओ बनने का होता है। तो हमें अगर हमारा सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में हो जाता है फिर भी तो हमें पीओ एग्जामिनेशन देना ही है। तो हमें अपना समय प्रिपरेशन पे क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को और तेज़ करना है, अच्छा करना है, जिससे हम अच्छा कर सकें और अपने बैंकर बनने का सपना पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।